हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वे बहुत ही निष्ठा, लगन और ध्यान से बनाए जा रहे हैं, और सभी विषय जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है सभी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए वरदान साबित होगा, और ये सभी वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा से अधिक लोग लाभ अर्जित करें। तो आगे अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 इसमें क्या पढ़ना है हमको? घन और घनाभ के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें घनाभ और घन के बारे में पढ़ना है। घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे जो 13 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, 13वां जो अध्याय शुरू कर रहे हैं, तो इसमें अब हम लोग घनाभ और घन के बारे में पढ़ेंगे कि घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, ठीक है। तो पहले वाले इस लेसन में जो 13.1 है, इसमें हमको घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करना है। अब देखिए, घनाभ क्या होता है? घनाभ एक आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। इस आकृति को हम लोग कहते हैं घनाभ। देखिए, ये आकृति हमारी घनाभ है। इसी को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। या इंग्लिश में इसी के कहा जाता है क्यूबोइड, ठीक है। घनाभ क्या है? घनाभ ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, ठीक है, और तीनों भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग। जैसे मान लें, अगर इसमें हम लंबाई को यल माने, ये लंबाई यल है, चौड़ाई को अगर हम बी माने और ऊंचाई को हम मान लेते हैं एच। यल माने लेंथ, वाला लेंथ माने लंबाई, बी फॉर ब्रेथ, ब्रेथ माने चौड़ाई, और एच फॉर हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम किसी घनाभ की लंबाई को यल माना जाए, चौड़ाई को बी माना जाए और ऊंचाई को मान लेते हैं हम सी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो घनाभ के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करा देते हैं। घनाभ क्या है? घनाभ एक ऐसी आकृति हमने बताया जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है। तीनों भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है लगभग। और इसमें क्या होता है? तल कितने होते हैं, पृष्ठ कितने होते हैं। अगर कोई पूछे कि एक घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, तो पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ मीन्स होता है तल, ठीक है। तो किसी घन और घनाभ में कितने तल होते हैं? तो देखें, ऊपर एक तल है, नीचे एक तल है, 2, और किनारे किनारे वाले 4, और अगल बगल वाले 6, कुल 6 तल होते हैं। जैसे मान लें, एक किताब जैसे सब लोग देखते हैं, ये भी किताब जो है घनाभ के आकार की है। ईंट देखते होंगे सब लोग, ये भी ये क्या है? घनाभ के आकार की है। इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है? मोटाई है या ऊंचाई है। जैसे हम एक ईंट का उदाहरण ले लें, उसमें क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो इसमें तल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तल की संख्या जो है, या तल को ही पृष्ठ कहा जाता है। तो घन और घनाभ में तल की संख्या होती है 6। घनाभ में 6 की तल की संख्या कितनी हो गई? 6, ठीक है। और देखिए, कोर की संख्या अगर पूछा जाए, कोर कितने होते हैं? कोर, ठीक है। कोर क्या है? जैसे
जहां पर दो तल आपस में मिलते हैं, जैसे दो तल आपस में लंबाई चौड़ाई वाला दोनों जहां तल आपस में मिलता है उसी को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक है, जहां पर दो तल, दो या दो से अधिक तल अगर मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो यहाँ पर देखें इसमें कोर कितना है? एक यह है, नीचे भी 4 कोर है। कौन कौन 4 कोर है देखें, जैसे हम मान लेते हैं नीचे वाला ए बी ए सी और डी बना लेते हैं, और ऊपर वाला हम मान लेते हैं ई एफ जी और एच। तो देखिए नीचे कौन कौन कोर है? ए बी बी सी डी और डी, ये 4 कोर है नीचे। ठीक है, ऊपर भी 4 कोर है, ई एफ जी एफ एच जी एच सी, 4 कोर यहाँ भी हो गए। कितने हो गए? 8। और इधर भी अब देखें एच डी और ई ए, 8 2 10, और इधर हमारा जी सी और एफ बी, 10 2 12। इस तरह से एक घनाभ में कुल कितनी कोर की संख्या होती है? 12 होती है। अगर पूछा जाए कोर की संख्या, तो कोर की संख्या होती है 12। तल की संख्या 6 है, लेकिन कोर की संख्या कितनी है? 12। अगर पूछा जाए शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष क्या है? जहां पर कम से कम 3 कोर, इसमें घनाभ में जो है 3 कोरें जहां मिलती हैं वहीं पर शीर्ष होता है। 3 कोर जहां मिलती है, जैसे कोना जो नुकीला भाग होता है, यहाँ पर कौन सा शीर्ष है? यहाँ देखें ई एफ जी एफ और बी एफ, तीनों एफ पर मिलते हैं, है ना। तो एक इसका शीर्ष हो गया एफ, दूसरा इसी तरह शीर्ष जी है, एच है, ई है, और नीचे डी है, ए है, बी और सी है। 4 ऊपर शीर्ष है, 4 नीचे शीर्ष है। कुल शीर्ष की संख्या कितनी हो गई? 8। शीर्ष की संख्या कितनी हो गई? 8। तो ये शीर्ष की संख्या 8 है। कभी कभी जो है बोर्ड के एग्जाम में जैसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि घनाभ के कोरों की संख्या होती है, नीचे दे देगा 8 है, 12 है, 10 है, 6 है, जो होगा उसमें बताना है। ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन दिया जाता है। तो इस यहाँ ये भी ध्यान रख लें कि अगर कोई घनाभ दिया है तो घनाभ में तल की संख्या होती है 6। ठीक है, तल मालूम हो गया, पृष्ठ सतह, ठीक है, उसी को तल कहा जाता है। तो किसी घनाभ में तल की संख्या 6 होती है, कोर की संख्या 12 होती है, और शीर्ष की संख्या 8 होती है। पता चल गया सबको कोर में कोर क्या होता है? जहां पर 2 तल मिलते हैं कम से कम, उसको कोर कहते हैं। 2 तल जहां मिलते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि किताब की जो ये आकृति है, इसमें क्या हुआ? ये लंबाई वाला भाग जो तल है, ये वाला तल, और ये ऊंचाई वाला जो तल है, ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं, जो कोना बनता है, इसी को कोर कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक आकृति में कितनी कोरें होती हैं? घनाभ आकृति में 12 कोर होती है, और शीर्ष की संख्या 8 होती है। ये हमने बताया घनाभ के बारे में। अगर पूछा जाए घन में कितनी कोरें होती हैं, कितने तल होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, तो सेम यही बताएंगे। ठीक है, जितनी तल की संख्या, कोर की संख्या और शीर्ष की संख्या घनाभ में होती है, उतने ही तल की संख्या और कोर की संख्या और शीर्ष की संख्या घन में भी होती है, सेम उतना ही होता है। ठीक है, केवल आकृति थोड़ी सी घन की होती है। जैसे घन में क्या होता है? घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होती है। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? समान होती है। बस यही अंतर है। जैसे ये आकृति देखें, है ना, इसमें जितना लंबाई है उतना ही चौड़ाई होगा और उतनी ही क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो ये क्या हो गया? ये घन है, और इसको क्या कहेंगे? घनाभ। इसी को कहते हैं क्यूब। ठीक है, तो इसमें भी तल 6 ही होते हैं, कोर 12 होती है, और शीर्ष 8 होती है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए हमें क्या पढ़ना है। हमको इसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। तो देखिए अब घन में चलते हैं। घनाभ में देखिए क्या दिया है। नीचे वाला भी हम बताएं, इसकी लंबाई कितनी है? L है, और चौड़ाई कितनी है? B है।
तो जब कोई सतह हो, कोई तल हो जिसकी लंबाई l हो और चौड़ाई अगर उसकी b हो तो आयताकार हो गया। अगर कोई तल है उसकी लंबाई l हो और चौड़ाई b हो तो क्या हुआ? आयताकार हुआ। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी l गुणे b, ये हुआ। तो एक तल का नीचे वाला जो तल है देखो l गुणे b, ये नीचे वाले तल का क्षेत्रफल है। ऊपर वाले तल का लेंगे तो a लंबाई है, a भी चौड़ाई होगी, इसका भी तो l गुणे b ही होगा। तो देखिए इसके दो तल समान होते हैं। घनाभ में ऊपर वाले और नीचे वाले ये दोनों तल क्या होते हैं? एक समान होते हैं। अगल बगल वाले तल क्या होते हैं? एक समान होते हैं, ठीक है ना। कोई भी अगर घनाभ अगर लेते हैं, जैसे एक ईंट हम लोग लिख देते हैं, ईंट जैसे एक घनाभ की आकृति का है, तो उसमें ऊपर वाला तल नीचे वाला तल दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अगल बगल वाला भी दोनों क्या होता है? साइड साइड वाला, ये भी दोनों समान होता है, ठीक है। तो अगर l और b लेंगे तो क्या होगा? l भी होगा। उसी तरह से अगर देखो किनारे वाले ऊंचाई वाले अगर भाग को लेते हैं तो इसकी चौड़ाई तो b है और ऊंचाई क्या है? h है। इसका क्या होगा? bh होगा, यानी b गुणे h, ठीक है। और a किनारे वाला जो भाग लेते हैं, कितना भाग? ये देखें, इसमें ये लंबाई l है और ऊंचाई क्या है? h है। तो क्या हो गया? l गुणे h हो गया, ठीक है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो lb प्लस bh प्लस गुणे lh, ये हो गया हमारा तीन तल। जैसे एक इसका तल, एक इसका तल, एक इसका तल, लेकिन ये तीनों तल क्या होते हैं? दो दो बार है, तो दो बार इसके गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? 2 इंटू lb प्लस bh प्लस hl, ये हमारा होता है घनाभ के तल का क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी को कहते हैं, या इसी को कहते हैं घनाभ के तल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फार्मूला है। अगर पूछा जाए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, हम बताएंगे 2 इंटू lb प्लस bh प्लस hl, ये घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। और क्षेत्रफल की यहाँ जो इकाई होती है ये स्क्वायर में होता है, यानी मीटर में होगा तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, जिसमें देगा वर्ग में इसको ले सकते हैं। तो क्यों यहाँ पर lb दो बार किए हैं? क्योंकि नीचे का एक तल, ऊपर का एक तल, 6 तल होते हैं ना। तो एक lb वाला दो तल है, bh वाला दो तल है और hl वाला दो तल है, इसीलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू lb प्लस bh प्लस hl। आगे समझ में। अब घनाभ में चलते हैं, सॉरी घन में चलते हैं। घन में देखें, घन में हम क्या बताएं कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होती है। मान लेते हैं इसकी लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? नीचे वाले तल का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई a स्क्वायर। इसी तरह से कुल कितने तल होंगे? 6। तो एक तल का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो a में a का गुणा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कितना हो गया? a स्क्वायर हो गया एक तल का क्षेत्रफल। अब कुल कितने तल होते हैं? 6 तल होते हैं। तो 6 तल का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? 6a स्क्वायर। 6 का उसमें गुणा कर देंगे तो a हो गया हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। a मिल गया हमको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दोनों फार्मूला इस चैप्टर के लिए याद रखना है। एक हमने बताया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा हमने क्या बताया? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों फार्मूला क्या करना है? लर्न रखना है, याद करना है। इसी पर 13.1 में जो क्वेश्चन बताए जाएंगे इसी फार्मूले पर लगभग आधारित होंगे, ठीक है। l मालूम हो गया क्या है? लंबाई है, b चौड़ाई है और h क्या है? ऊंचाई है। और घन के लिए क्या है? a क्या है? भुजा की माप, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होती है। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, निकालने सब लोग। थर्टीन 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर
चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। ठीक है, डिब्बे की लंबाई कितनी दी है? 1.5 मीटर लंबा है। देखो घनाभ के आकार का है, नीचे वाली आकृति है, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर और ये चौड़ाई भी क्या दिया है? दिया 1.25 मीटर, चाहे यही दे देते हैं। ये चौड़ाई है 1.25 मीटर और इसकी ऊंचाई दिया 65 सेंटीमीटर है, या 65 सेंटीमीटर है। ये दोनों क्या है? मीटर में। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक के शीट का क्षेत्रफल कितना हो। डिब्बा बनाने के लिए कितना क्षेत्रफल होगा और इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर हो, 1 वर्ग शीट का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य कितना रुपए है? 20 रुपए। क्वेश्चन को फिर से देखें ध्यान से। क्या दिया है? एक बक्सा है, एक प्लास्टिक का डिब्बा हमको बनाना है और इस प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई दिया है 1.5। डिब्बे की लंबाई L बराबर कितनी है? 1.5। चौड़ाई है हमारा B बराबर दिया है 1.25 मीटर और ऊंचाई H बराबर दिया है 65 सेंटीमीटर। कह रहा है इसमें कंडीशन क्या है कि डिब्बे को ऊपर खुला रखना है, यानी ऊपर ढकना नहीं है। ठीक है, ऊपर का हिस्सा क्या रहेगा? खुला रहेगा, यानी हमको 5 ही तल का निकालना है। आई बात समझे? ऊपर के हिस्से को खुला रखना है तो केवल 5 तल का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूछा है कि प्लास्टिक के शीट की मोटाई को अगर नगण्य मान लिया जाए तो डिब्बों को बनाने के लिए, ये डिब्बे को बनाने के लिए कुल कितने शीट का क्षेत्रफल होगा ये बताना है और फिर शीट को खरीदने में कितना मूल्य लगेगा यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य जो है 20 रुपये। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? शीट का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें देखें इस आकृति से हमारा अभी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में यही आकृति है, इसी को लेकर चलते हैं। देखिए प्रश्न 1 में क्या दिया है? दिया है चूंकि डिब्बे की लंबाई को हम किसे मानेंगे? L से, और L बराबर कितना दिया? 1.5 मीटर। ठीक है, लंबाई L बराबर दिया 1.5 मीटर। अब यहाँ पर डिब्बे की चौड़ाई को किसे मानेंगे? B से। अब B बराबर दिया 1.25 मीटर। अब डिब्बे की ऊंचाई को H से निरूपित करते हैं। H बराबर देखे दिया 65 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान देना, देखें कोई भी माप अगर किसी आकृति की दी जाती है तो सभी एक ही राशि में होना चाहिए, सबका मात्रक 1 होना चाहिए, तभी हमारा सवाल लग सकता है। अब यानी कि 2 मीटर में 1 सेंटीमीटर में नहीं निकाल पाएंगे तो इसको भी क्या करेंगे? पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर अगर बनाना है तो 100 का गुणा और सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो 100 का भाग। यहाँ पर देखिए 65 में 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.65 मीटर आ जाएगा। ठीक है, दशमलव लग जाएगा 2 अंक के पीछे। तो डिब्बे की ऊंचाई हमको मालूम हो गई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? पहले नंबर निकालना है प्लास्टिक के शीट का क्षेत्रफल। पहला नंबर में इसका पूछा है क्षेत्रफल बताना है, इसलिए शीट का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा। अभी तो हम बताए हैं कि घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HH। ध्यान से देखें, अभी हमने क्वेश्चन में जब यहाँ समझा रहे थे इस अभ्यास के बारे में तो हमने बताया है कि घनाभ का क्षेत्रफल होता है या घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HH। लेकिन इसका मतलब क्या है कि
TLB भी 2 बार है, BH भी 2 बार है और HL भी 2 बार है। लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि इस जो डिब्बा बनाया जाता है इसका ऊपरी तल क्या है, खुला है, तो इसको हमको हटा देना है। क्या हटाना है, एक LB घटा दीजिए, यानी हमको लेना क्या है फार्मूले में, हमको फार्मूले में लेना है LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ये दोनों 2 बार हैं लेकिन ये 2 बार नहीं है। समझ में आया, बस यही हमको ध्यान रखना है। तो सीट का क्षेत्रफल क्या हो गया, LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये फार्मूला ले लेंगे। क्यों लिए है मालूम हुआ, यहाँ अगर ये 2 यहाँ नहीं रहता है, अगर ये बाहर में रहता है तो इसका मतलब है कि 2LB धन 2BH धन 2HL। अभी हमने बताया कि 2 तल होते हैं, लंबाई चौड़ाई वाला भी 2 तल है, चौड़ाई ऊंचाई वाला भी 2 तल है किनारे किनारे, और ऊंचाई और लंबाई वाला भी 2 तल है, तभी 6 तल हुआ। तो इसमें हमको लंबाई चौड़ाई वाला घटा देना है क्योंकि ऊपर का तल क्या है, खुला है। ये फार्मूला हो जाएगा LB प्लस 2BH प्लस 2HL। इसमें मान रख दीजिए, L के जगह पर 1.5, B के जगह पर 1.25 धन 2 गुणे B के जगह पर 1.25 और H के जगह पर 0.65, ये H का मान है। अब इसको लेंगे 2 गुणे H के जगह पर 0.65 और गुणे L के जगह पर 1.5। समझ में आया, हम क्या किए हैं, LB के जगह पर L गुणे B, L का मान 1.5, B का मान जो 1.25, फिर 2 गुणे BH, तो B का मान 1.25, H का मान 0.65, 2 H का मान है 0.65, L का मान है 1.5। ठीक है, अब गुणा करके इसका वैल्यू निकालते हैं। गुणा यही मेन है, देखिए तो ऐसे करेंगे, पंद्रह से पहले गुणा करते हैं। 15 पचे 75 को 5 हासिल 7 का, 15 दूना 30, 7 37 को 7 हासिल 3 का, और 15 कम 15 3 18। ठीक है, गुणा हो गया। और 2 अंक के पीछे यहाँ दशमलव, 1 अंक के पीछे यहाँ दशमलव है, तो यहाँ पर 0.3 अंक के पीछे लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें गुणा करते हैं, देखें 2 से गुणा कर देते हैं 125 में, तो 25 दूनी 50 और 1 गुना 2 यानी 2.5 आएगा, 2.50 आएगा। 2 में इसका गुणा करेंगे तो आगुड़े 0.65 उतार देते हैं, प्लस हो गया। इसमें भी क्या करते हैं, 0.65 को उतार देते हैं और 1.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 3.0 यानी केवल 3। ठीक है, अगली लाइन देखिए, 1.875 धन, यहाँ देखिए 25 से गुणा कर देते हैं, 25 पाँचे होता है 125, हासिल हुआ 12, और 25 छक्का होता है 150, 150 और 12 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 12 162। कितना हो गया, 162। और दशमलव देखिए हम केवल गुणा 25 से किए हैं। ठीक है, 0 से नहीं, 0 मतलब अब कुछ नहीं है। 2.50 आया है तो दशमलव के बाद अगर 0 हो और 0 के बाद अगर कोई सार्थक अंक नहीं होता है तो 0 का कोई अर्थ नहीं है। ये 0 हम हटा दिए पहले ही। 25 से केवल गुणा किए, 25 पचे 125 हासिल 12 और 25 छक्का होता है 150, 150 12 162। 2 अंक यहाँ पर है, 1 अंक यहाँ पर मानेंगे तो 3 अंक के पीछे यहाँ दशमलव हो गया गुणा। अगला चलते हैं 65 में 3 का गुणा, तो देखिए अब 3.0 माने कुछ नहीं, 3 पचे 15 और 3 छः 18 19 होगा, 2 अंक के पीछे दशमलव। अब इसको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने में भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। दशमलव का अगर जोड़ होता है तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसके भी तीसरा अंक, इसका मतलब कुछ नहीं दिया, क्या है 0। अब जोड़ेंगे
तब सही आएगा आंसर। अब यहाँ देखिए 5 5 10 हासिल 1 हुआ। अब सॉरी हाँ किनारे जोड़े थे 0 5 5 10 को 0 हासिल 1। अब दूसरा अंक जोड़ते हैं तो 5 2 7 7 14 और 1 हासिल है। 15 को 5 हासिल 1 9 1 10 6 16 8 16 8 24 को 4 हासिल 2 हो गया। 2 1 3 1 4 1 5 ये हो गया आपका 5.450 मीटर का स्क्वायर वर्ग मीटर। ठीक है, ये आ गया सीट का क्षेत्रफल, पहला आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है, सीट का मूल्य बताना है। तो देखो किताब में दिया है कि 1 वर्ग मीटर पर कितना खर्च होता है, 20 रुपए। 20 रुपए है, इसलिए लिखेंगे सीट का मूल्य बराबर, सीट का मूल्य बराबर। तो कुल इतना वर्ग मीटर है, तो 5.45 में हम 20 का गुणा करेंगे, जितना आएगा उतना रुपया। तो कितना हो गया, देखिए यहाँ 2 से गुणा कर दे केवल, 2 5 10, 2 चौको 8 1 9 और 2 5 10, 1 0 है, यहाँ बढ़ा दें, 2 अंक के पीछे यहाँ दशमलव लगा दें, तो हो गया कितना 2 5 10, 2 चौको 8 1 9, 2 5 10 और 1 0 यहाँ लगाए हैं, तो हो गया हमारा 109 रुपया। यही आंसर हो गया। तो पहले का आंसर क्या होगा, 5.45 और दूसरे का आ गया 109। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन को फिर से समझने क्या दिया है, दिया है एक प्लास्टिक का डिब्बा है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 और ऊंचाई 65 सेंटीमीटर है। ऊपर का भाग खुला है। ठीक है, तो पहला नंबर पूछा है इस डिब्बे को बनाने के लिए या प्लास्टिक के डिब्बे को बनाने के लिए हमें कुल कितने सीट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों हमें यहाँ पर मान ली है। लंबाई दिया 1.5, चौड़ाई दिया 1.25, ऊंचाई दिया 65 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ क्या देखें कि ये मीटर में सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम 100 का भाग दिए हैं, तो आ गया 0.65 मीटर। ठीक है, अब सीट का क्षेत्रफल LB धन 2BH। क्यों बोले 2BH, क्योंकि यहाँ पर एक LB ऊपर वाला खुला है, तो उसका क्षेत्रफल हम पहले से हटा दिए। LB एक ही बार, 2BH 2HL, 6 तलों का, इसमें 5 ही तल का क्षेत्रफल है। L का B का मान है, यहाँ पर 2 गुणे B का मान है, H का मान है, और फिर 2 गुणे यहाँ H का मान है और L का मान है। अब क्या किए हैं, इन तीनों का गुणा किया गया है। इसका गुणा यार किए हैं, इसमें 1.25 में 2 का गुणा किए 2.50, 0.65 को ऐसे उतार दिया गया। इसमें 2 से गुणा किए 1.5 में 3 आ गया और 0.65 को उतारा गया। अब यहाँ आ गया 1.875। यहाँ पर क्या हुआ, 2.5 में 0.65 का गुणा किए तो 1.625 और यहाँ 0.65 में 3 का गुणा किए 1.95। तीनों को जोड़ा गया तो इतना आया। ये हो गया पहले नंबर का आंसर, सीट का क्षेत्रफल। और सीट का मूल्य निकालने के लिए जितना कुल क्षेत्रफल है उसमें हम 20 रुपये से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का दाम है 20 रुपया, तो टोटल आ गया 109 रुपये।